अकबर भाई के बारे में समद भाई ने बताने की बहुत कोशिश की, बताया भी, लेकिन हिंदुस्तान की जो मीडिया है वो अकबर भाई का जो चेहरा दिखाती है, कौन सा दिखाती है? 15 मिनट। 15 मिनट वाला चेहरा असद साहब, अकबर साहब, MIM हम लोग का दिखाया जाता है। लेकिन अगर यही ईमानदार मीडिया और यही ईमानदार पत्रकार तो तनख्वाह लेकर अगर काम करते, ऊपर से कमीशन ना लेते, तो वो अकबर भाई के 15 मिनट के अलावा 15,000 से ज्यादा बच्चे जो प्राइमरी स्कूल, इंटर स्कूल में पढ़ते हैं फ्री ऑफ कास्ट, 40,000 कुल बच्चे जो एक्स्ट्रा एजुकेशन दी जाती हैं उसके बारे में बताते, जो हॉस्पिटल अकबर भाई चला रहे हैं जिनमें इलाज फ्री है। आपको बताऊं, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिंदुस्तान के किसी सूबे में कहीं भी कभी भी कोई सरकार नहीं रही, कोई सरकार नहीं रही। ना असद साहब कभी मंत्री रहे, ना अकबर साहब कभी मंत्री रहे, और जो बड़े बड़े मंत्री हैं सरकारों में रहे हैं, केंद्र सरकारों में रहे, स्टेट सरकारों में रहे, महाराष्ट्र में भी रहे, बाकी जगह भी रहे, उनके भी हॉस्पिटल हैं, MIM वालों के भी हॉस्पिटल हैं। आपको पता है, आप आंख कमजोर हो जाए, आप ऑपरेशन कराने जाइए, लेंस डलता है, 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। लेकिन अकबर भाई अपने हॉस्पिटल्स में जो ऑपरेशन करते हैं आंख का, लेंस, पावर लेंस के साथ, नंबर वाले लेंस के साथ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने कहीं ऐसा नेता देखा कोई? अगर देखा हो, सुना हो तो मुझे बता दीजिए। अकबर भाई जब पहली बार विधायक बने, हबीब मिल्लत जब पहली बार विधायक बने, तो लोगों ने उनका वेलकम करने की कोशिश की कि साहब आपका वेलकम करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। तो अकबर भाई ने एक बात कही थी, मैं अपना स्वागत तब करवाऊंगा जब हमारी विधानसभा से शुरू होकर हैदराबाद की गली गली में हर बच्चा स्कूल जाने लगेगा। मैं आपके सामने एक ऐसे MLA, एक ऐसे रहनुमा, एक ऐसे कौम के लीडर की बात कर रहा हूं जिसको पहले कभी आप लोगों ने इस तरह से नहीं सुना होगा। 15 मिनट तो बहुत सुनाते हैं। 15 मिनट सुनाने वालों, अब सुनो अकबर भाई के बारे में कि हमारे नेता अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के पहले नेता हैं जिन्होंने अपनी विधानसभा से शुरुआत की थी। जब उन्होंने स्कूल बनाना शुरू किए तो हैदराबाद एक ऐसा जिला है, ऐसा शहर है जहां मस्जिदों से ऐलान किया गया था कि अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजिए फ्री में। बताइए कौन MLA, कौन मिनिस्टर ऐसा है जो अपने मस्जिदों से, मंदिरों से ऐलान कराता हो? आपके सामने उनकी पार्टी के कैंडिडेट आपके बीच में हैं। जिताना आपकी जिम्मेदारी है, वोट देना आपकी जिम्मेदारी है। अकबर भाई के बारे में अगर बोलना शुरू करूंगा तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन उनकी जो किए हुए काम हैं, जो उनकी बातें हैं, वो कम नहीं पड़ेंगी। आप ऐसी पार्टी के नेताओं के साथ इस वक्त हम लोग आपके बीच में आए हैं, आप ऐसी पार्टी के कैंडिडेट के लिए मैं यहां आया हूं, इनको वोट दीजिए। अभी मैंने सुना महाराष्ट्र में एक ऐलान हो गया है, कुछ मुसलमानों ने ऐलान कर दिया है कि अघाड़ी को जिताइए। अब मैं पूछना चाहता हूं, मैं सब बात नहीं करता, लेकिन मैं पूछ रहा हूं उन लोगों से, क्यों जिताइए? आपने ऐलान कर दिया जिताइए। मुसलमान अक्लमंद कौम है, मुसलमान समझदार कौम है, मुसलमान खुद मुख्तार कौम है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने ऐलान किया कि अघाड़ी को जिताइए, तो बताना पड़ेगा क्यों जिताइए, किस लिए जिताइए, क्या काम किया अघाड़ी ने?
जब हमारे पैगंबर इस्लाम आकाए इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो औरंगाबाद से लेकर बंबई तक के हुजूम लेकर रैली लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग आते हैं। उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि अघाड़ी के लोग भी शामिल हों इसमें? एक आवाज आई किसी की खत लिखने वाले की कि अघाड़ी के लोग भी इसमें शामिल हों। जब गाजियाबाद में बैठा हुआ एक पुजारी पैगंबर के बारे में बात करता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग प्रदर्शन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, लाठी खाते हैं। तब इन लोगों के जमात की कोई भी किसी भी तरह का स्टेटमेंट बयान बाहर आया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले अच्छा काम कर रहे हैं, इनके साथ बाकी लोगों को जुड़ना चाहिए। तो जब आप अघाड़ी से ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों के हक में बोलो, अघाड़ी के लोगों से, अघाड़ी के नेताओं से ये नहीं कह सकते कि पैगंबर की बेहुरमती करने वाले, बेइज्जती करने वाले लोगों को जेल में डलवाओ, तो फिर आप खत क्यों लिख रहे हैं? ये सवाल मेरा नहीं था, ये सवाल आप सब मुसलमानों का था। ये सवाल जिम्मेदारी थी आपकी पूछना कि ठीक है तुम्हारे कहने से वोट देंगे, क्यों दें, क्यों दें? सवाल बड़ा ये है। भाई आपने खत लिख दिया कि मुसलमान आपको वोट दे देगा, आप आरक्षण दे दो। क्या गारंटी आरक्षण देंगे? ये मुसलमानों को भटकाने और भड़काने वाली बात है। आप उम्मीद किससे कर रहे हैं? आप सब जानते हैं कि अगर अघाड़ी जीतेगी तो मुख्यमंत्री उद्धव बनेंगे। मैं समझता हूं सभी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी बनेगी तो भी हम नहीं बनेंगे, अघाड़ी जीतेगी तो भी हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन ये बात आपको बता दें कि अगर आप लोगों ने लईस लश्करिया साहब का और एमआईएम के तमाम लोगों का साथ दिया तो इस बात की गारंटी लेके जा रहा हूं कि फिर आपके किसी विधायक के बिना सरकार नहीं बनेगी और असद साहब की मर्जी के बिना सरकार चलेगी नहीं। मैं अक्सर एक किस्सा सुनाता हूं, यहां भी सुनाई दे रहा हूं, वो जानबूझ के सुनाता हूं, आंख, दिमाग और जहन खोलने के लिए। बहुत गौर से सुनिएगा, नसीहत आमेज किस्सा है, ये इतिहास के पन्नों से है, सच्चा किस्सा है। कि हिंदुस्तान में एक बादशाह थे गुजरे मुसलमान, उनके बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लें। हिंदुस्तान में एक मुसलमान बादशाह थे, नाम नहीं लूंगा बादशाह का, वरना ये सब कल टीवी बुला लेंगे मुझे, महाराज के चुनाव में आप फलां बादशाह को क्यों लेकर आए। तो तड़पने दीजिए, थोड़ा सा चलने दीजिए, ढूंढने दीजिए कौन से बादशाह थे। हिंदुस्तान में एक मुसलमान बादशाह गुजरे, वो घोड़े पर बैठकर जंग करते थे, सभी करते थे। तो जंग की तैयारी चल रही थी। एक राजपूत राजा ने उस मुसलमान बादशाह को हाथी भेंट किया, गिफ्ट किया, और कहा हुजूर आप जंग पे जा रहे हैं, ये सवारी है मैं लाया हूं, आपको गिफ्ट कर रहा हूं, इस पे बैठ के जाइए। मुसलमान बादशाह ने कहा यह है क्या? तो राजा साहब बोले ये हाथी है। बादशाह उतरा मुसलमान, उसने हाथी पर सवारी करी, औहदे पे चढ़कर बैठा, उसने कहा लाओ इसकी लगाम लाओ मुझे। तो जो लोग थे वो कहने लगे साहब इसमें लगाम नहीं होती है, ये महाबत जो आगे बैठा है ये चलाएगा इसको। बादशाह ने कहा बिना लगाम की सवारी? जी साहब इसमें लगाम नहीं होती। बादशाह उतर के घोड़े पे बैठ गया। जिन्होंने गिफ्ट किया था राजा साहब ने कहा साहब क्या हो गया, आप क्यों नाराज हो गए? कहने भाई ऐसी सवारी पे बिठा रहे हो जिसकी लगाम दूसरे के हाथ में है, मुझे जाना होगा दाएं ले जाएगा बाएं, मुझे जंग में अंदर घुसना होगा दुश्मन के खेमे में और ये डर के पीछे भागेगा। मैं ऐसी सवारी पर नहीं बैठता है जिसकी लगाम दूसरे के हाथ में हो। वो कितना अकलमंद बादशाह था कि ऐसी सवारी पे नहीं बैठा जिसकी लगाम उसके हाथ में नहीं थी। आप ऐसी सरकार बना देते हैं जिसकी लगाम आपके हाथ में नहीं है।
आपको कसम खाना होगा, आपको ऐसी सरकार बनाना होगी जिसकी लगाम भी आपके हाथ में हो और सरकार भी आपके पैर के नीचे, जो आपकी मर्जी से चलने वाली सरकार हो। अब कुछ लोगों ने खत लिख दिया कि साहब आरक्षण, अब मुसलमान बड़ा खुश कि साहब बड़े बड़े लोगों ने खत लिख दिया आरक्षण मिल जाएगा। कोई आरक्षण नहीं मिलने जा रहा है, ये दिमाग में डाल लीजिए आप। एक में कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। 1 रुपया 2 रुपया मिल जाता है। जो आदमी खुद कमाता है 2000 रुपए, वो आपको 2 रुपए दे देगा, लेकिन आपको कभी आधा हिस्सा नहीं देगा। आधा हिस्सा आपको लेना है तो आपको बराबरी की टक्कर देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आप बराबर के हैं, आप ले सकते हैं, हम तुमसे कमजोर नहीं हैं। ठीक में नहीं मिलेगा आरक्षण। आरक्षण कैसे मिलेगा ये सुनिए। अब आप आरक्षण अगर लेना है तो सरकार जब बने तो उसमें इतने विधायक आपके हों कि अगर आप अपने विधायकों का हाथ खींच ले तो सरकार गिर जाए, चाहे वो 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, 20 हो। आप अपने विधायकों को बनाकर भेजिए, असद साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। और अगर आपने मेरी बात को थोड़ा सा भी जहन में बिठा लिया और अपने विधायक जिताकर भेजे, तो ये वादा आपसे कर रहा हूं, उद्धव की गारंटी नहीं है। और अगर किसी के दिल में है कि साहब उद्धव की गारंटी है कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो वो हाथ उठा दे। अगर आप पूरे हुजूम में एक भी आदमी इस बात की गारंटी देता है कि उद्धव ठाकरे या शरद पवार की बेटी या शरद पवार या कांग्रेस के तमाम विधायक जीतने के बाद वक्त पड़ने पर, मौका पड़ने पर बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो आपके साथ खड़े रहेंगे, तो हाथ उठा दीजिए। है कोई? एक भी नहीं है। ये कन्फर्म है कि आप में से सबको इस बात का यकीन है कि अगर वक्त पड़ गया तो उद्धव फौरन से पेशतर दौड़कर चले जाएंगे बीजेपी में। लेकिन इस बात की गारंटी देता हूं कि उद्धव चले जाएं, शरद पवार चले जाएं, कांग्रेस का एक एक विधायक चला जाए, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री गए हैं अशोक चौहान, और भी चले जाएं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि जो भाई बैठा है आपका रईस लश्करिया, ये भारतीय जनता पार्टी से अकेला भी अगर असेंबली में होगा तो विरोध में बैठेगा और लड़ाई लड़ेगा। मैं इस बात का भी वचन देता हूं आप लोगों को कि सरकार बनेगी तो भले ही कोई बीजेपी के साथ चला जाए, कोई चला जाए, लेकिन यह वचन है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक छोटे से नेता का, इस आसिम वकार का, कि चाहे कोई सरकार बने, पूरी महाराष्ट्र का एक एक विधायक बीजेपी के खेमे में जाए, लेकिन असद साहब पूरी ताकत से, अकबर साहब पूरी ताकत से बीजेपी का विरोध करेंगे और करते रहेंगे। आप लोगों से साथ चाहिए, आप लोगों से इस बात का साथ चाहिए कि आपकी ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत, आपकी ताकत हम सब की ताकत है, आपकी ताकत आपके विधायक की ताकत है। आप लोग इसको छोटा चुनाव या 2-4-10 दिन का चुनाव मत मानिएगा। यह आपके आने वाली नस्लों के, आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का चुनाव है। मुझे बताया गया कि यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग्स की। कितने लोग इसको प्रॉब्लम मानते हैं? ड्रग्स, हाथ उठाइए एक बार। कुछ कहना जा रहा हूं इसलिए कह रहा हूं आपसे, कितने लोग प्रॉब्लम मानते हैं इसको? कितने लोग मानते हैं प्रॉब्लम है? साइड में हमारे पुलिस वाले भाई खड़े हैं। अगर चूहा मंत्री जी के घर से चीनी चोरी कर ले या मंत्री जी के घर का गेहूं चोरी कर ले तो महाराष्ट्र की पुलिस इतनी तेज है कि चूहे को पकड़ लाएगी। लेकिन इतने लोगों की प्रॉब्लम ड्रग्स की आपको नहीं दिखाई पड़ती सर। हम आएंगे चले जाएंगे। मैं आपके जरिए से मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचा रहा हूं
आपके कमिश्नर तक आवाज पहुंचा रहा हूं। और अगर कोई मीडिया का आदमी है यहां वीडियो बना रहा है तो वो भी बनाए। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं, इधर देखिए भाई मेरे पुलिस वाले सब, क्या ड्रग्स प्रॉब्लम है? ड्रग्स खत्म होना चाहिए। कैसे खत्म होगी? विधायक बदलिए, ये विधायक बदलिए। और जब ये विधायक बदलेंगे तो विधायक की इतनी पावर होती है कि वो इनको भी सब ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। और अगर अपने बच्चों को आप ड्रग्स से आजादी दिलाना चाहते हैं, ड्रग्स माफिया से आजादी दिलाना चाहते हैं अपने इलाकों को, वो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे अच्छे बने और पुलिस बने तो विधायक बनाइए। अगर आपने विधायक अपना नहीं बदला और खराब विधायक बनाते रहे तो बच्चे पुलिस नहीं बनेंगे, ड्रग माफिया बन जाएंगे। ड्रग्स की लड़ाई आपकी लड़ाई है, अपने बच्चों की लड़ाई पहले आप शुरू कीजिए, आपके पीछे दुनिया खड़ी हो जाएगी। हम सब आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, लेकिन आप तो खड़े होइए। आप खड़े होने को तैयार नहीं। मैं देखता हूं कि जहां उद्धव साहब रहते हैं वहां पानी की प्रॉब्लम नहीं है। है प्रॉब्लम? आपके यहां पानी की प्रॉब्लम है? तो उद्धव साहब के इलाके में क्यों नहीं है? उद्धव साहब के इलाके में नहीं है, शिंदे साहब के इलाके में नहीं है, अजीत पवार के इलाके में नहीं है, बड़े बड़े लोग अंबानी अडानी के इलाके में नहीं है। आपके इलाके में क्यों है? आप कमजोर लोग हैं, आपका कोई नेता नहीं, कोई कमांडर नहीं है, आपसे डर नहीं है उनको। आप जिसको भी जिता के भेजते हैं वो सब उनसे जाके मिल जाते हैं। आपको चाहिए कि आप ऐसा विधायक जिता के भेजिए जो उनसे ना मिले, वो आपके साथ खड़ा रहे और आपकी आवाज बने और आपकी लड़ाई लड़े। मैं बता रहा हूं आपसे, आपके इलाके की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ये ताली तब बढ़िया लगेगी जब 23 तारीख को रईस लश्करिया साहब का नाम मैं टीवी पे सुनूंगा। अब यह आप लोगों को ऊपर है कि आप लोग टीवी पे रईस लश्करिया साहब का नाम सुनवाएंगे हमें या नहीं सुनवाएंगे? सुनवाएंगे? दिल से बोलिए। मैं एक बड़ी मजेदार बात बोलूंगा। एक साहब हैं, एक साहब क्या बहुत से साहब हैं, 20 रुपए का 15 रुपए का खाना बांटेंगे और धर्म के ठेकेदार बन जाएंगे। कि साहब नारा लगाओ तो नारा लगाओ तो खाना देंगे। अरे रख लो अपना खाना अपने पास, तुम्हारे बीवी बच्चों को काम आएगा, तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। मुसलमान का दिल बहुत बड़ा है। हमारे पैगंबर की हम लोगों को एक सीख है। हमारे पैगंबर ने हम सबको सिखाया है कि अपने पड़ोस में जाकर देखो, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो पहले उसको खाना खिलाओ, बाद में खुद खाओ। पड़ोसी का धर्म मत देखो, कोई भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो। तुम्हारा भाई अगर तुमसे दूर रहता है और तुम्हारा पड़ोसी गैर मुस्लिम है और तुम्हारे करीब में रहता है तो पड़ोसी का पेट पहले भरो, भाई का पेट बाद में भर देना। यह है इस्लाम। और 20 रुपए का खाना बांटते हो, बहुत बड़े ठेकेदार बने हो इस्लाम के, कि हम इस्लाम को बुरा कहेंगे। इस्लाम बुरा है। 1 करोड़ से ज्यादा हमारे गैर मुस्लिम भाई मिडिल ईस्ट में रहते हैं, सऊदी अरब में, दुबई में, कतर में, दोहा में, बहरीन में। आपको पता है 50 साल में एक बार भी, छोड़िए आज तक एक बार भी कोई किस्सा सामने नहीं आया, कोई खबर नहीं आई कि कभी किसी शेख ने यह कहा हो कि हमसे तनख्वाह ले रहे हो तो नारा लगाओ। कभी किसी मुसलमान शेख ने, किसी मुसलमान ने यह नहीं कहा कि तुम हमारे इलाके में दुकान चलाते हो तो नारा लगाओ। कभी किसी मुसलमान ने, कभी आपने खबर किसी टीवी में नहीं सुनी होगी हिंदुस्तान की खबरों के अलावा कि कभी किसी मुसलमान ने किसी को यह कहा हो कि तुम नारा लगाओ वरना हम तुमको मारेंगे। यह है इस्लाम।
इस्लाम सीखने वाला मजहब है। आप बताते हो इस्लाम, जिस वक्त सऊदी अरब में बच्ची को पैदा होते ही जिंदा गाड़ दिया जाता था, बच्चियों को जीने का हक नहीं था, पैदा हुई जिंदा गाड़ दिया, उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को जीने का हक दो, वो तुम्हारे घर में रोशनी लेकर आ रही हैं। तुम बताते हो कि इस्लाम लड़कियों के खिलाफ है। तलाक के बारे में बोलते हैं कि मुसलमान औरतों को इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे। बलाला भाई एक टीवी पे मुझसे उन्होंने कहा कि हम लोग एक स्कीम लेकर आ रहे हैं, आरएसएस वालों ने कहा। तो मैंने कहा क्या स्कीम ला रहे हैं? कहने लगे जो मुसलमान तलाकशुदा औरतें हैं उनको 500-500 रुपये महीने की स्कीम। आरएसएस के एक नेता थे, विचारक थे, वो एमपी बन गए थे बाद में। कहने लगे 500-500 रुपये महीने की स्कीम लेके आ रहे हैं, तलाकशुदा महिलाओं को देंगे। और कह के हंसने लगे। मैंने कहा बहुत स्वागत है आपका, हम वेलकम करते हैं दिल से आपका। हमने यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, एक हिंदू भाई मुस्लिम बहनों के बारे में सोच रहा है। और हमने कहा आपने हमारी आंखें खोल दी, हमारे जमीर जगा दिए, आप हमारी बहनों को दीजिए और हम आपकी बहनों के लिए 1000 रुपये महीने की स्कीम ला रहे हैं। और पहला नाम ला रहे हैं गुजरात वाली चच्ची का। अब साहब मैंने तो कोई गलत बात नहीं की थी, नाराज हो गए मुझसे। हाँ ऑल फॉल नाप शनाप बकने लगे। मैंने कहा भाई मैंने कौन सा गुनाह किया? आप 500 दे रहे थे, मैं 1000 दे रहा था। वो स्कीम तो बंद हो गई, बिल्कुल बंद। लेकिन फिर आप लोगों से कह रहा हूं, उद्धव की गारंटी नहीं है, न कांग्रेस की गारंटी है, न शरद पवार की गारंटी है। अरबों रुपए का साम्राज्य है शरद पवार का, अरबों रुपए का, अरबों रुपए कह लीजिए, मुझे तो गिनती भी नहीं आती साहब इतनी। अरबों खरबों मुझे नहीं पता जीरो कितने होते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य है शरद पवार का, और अपने भतीजे को बीजेपी में भेजकर सारा साम्राज्य बचा लिया। और कल को अगर इनकी जरूरत पड़ेगी विधायकों की तो ये भी चले जाएंगे। उद्धव ठाकरे को अगर ठीक ठाक ऑफर दे दें मोदी अभी, तो कहिए रात में सोए सुबह बीजेपी में। हाँ हंसने की बात नहीं, सच बोल रहा हूं आपसे। मैं जानता हूं बहुत ठीक से इन लोगों को, अगर इनको ठीक ठाक ऑफर मिल जाए तो ये सुबह रात में सोएंगे और सुबह बीजेपी में। लेकिन एक बात की गारंटी है, पूरी दुनिया, पूरा देश, एक एक आदमी, जानवर, पेड़ पौधे सब बीजेपी में चला जाए, अगर बीजेपी के खिलाफ कोई रहेगा तो असद ओवैसी रहेंगे, अकबर ओवैसी रहेंगे। अब ये तालियां बता रही है कि यकीन है आप लोगों को। हम लड़ रहे हैं, लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को वादा करना होगा, मेरे सदर की तरफ से मैं वादा कर रहा हूं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही का वादा है आप लोगों से। मैं अपने सदर की तरफ से, अपने हबीब मिल्लत की तरफ से वादा कर रहा हूं कि जब भी सरकार बनेगी तो जो विरोध की सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी के, हमारे विधायक उसी सरकार में होंगे जो बीजेपी के विरोध में होगी। और जब आपके विधायकों की जरूरत होगी और आपके विधायकों से सरकार बनेगी, वो सरकार आपके कंट्रोल की सरकार होगी, आपकी अपनी सरकार होगी। आप रईस लश्करिया साहब के घर पर पहुंचकर, इनके दरवाजे पे खड़े होकर, इनको बाहर निकालकर इनका हाथ पकड़ के कहेंगे कि बताओ तुमने क्या किया। तो इनको बताना पड़ेगा। मैं इसी वादे के साथ आप लोगों से अलविदा चाहता हूं कि क्या आप लोग 20 तारीख को पतंग के सामने वाले बटन पर दबाकर रईस साहब को जिताएंगे? बस 3 लोग इधर 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 सब जिताएंगे। एक बार मेरे साथ नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
असद ओवैसी, अकबर ओवैसी, MIM पार्टी